स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में मानवीय संसाधनों का प्रबंध। लास्ट वीडियो में हम लोग विद्यालय संसाधनों का जो प्रबंधन था उस प्रबंधन में हम लोग भौतिक संसाधनों के बारे में डिस्कस कर चुके थे और आज का हमारा टॉपिक है मानवीय संसाधनों का प्रबंधन कि स्कूल मैनेजमेंट में हमें मानवीय रिसोर्स या मानव संसाधन का प्रबंधन किस प्रकार से करना है उसे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि किसी विद्यालय का सफल संचालन एवं निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष गुणवत्ता सुनिश्चित करना भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के साथ उनके सही प्रबंधन एवं प्रशासन पर निर्भर है। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से तात्पर्य उस उचित एवं योग्यतानुसार कार्य वितरण से होता है जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के बाद प्रदान किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक मानव संसाधन की कार्य क्षमता भिन्न भिन्न होती है। अतः व्यवस्थित मानव संसाधन में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य का वितरण ही मानवीय संसाधन का प्रबंधन कहलाता है। जैसे कि मान लो अगर हमें किसी स्टाफ की ज़रूरत है किसी स्टाफ की, तो हम उसकी योग्यता के अनुसार ही उसके कार्य का हम वितरण करेंगे। और सफल संचालन के लिए हमारे विद्यालय के लिए भौतिक संसाधन तो आवश्यक है ही है, लेकिन क्या सिर्फ कुर्सी, मेज़, जितने भी एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो फिजिकल्स हैं, क्या उसके बिना पे हम एक सफल संचालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको चलाने के लिए हमें एक योग्य टीचर की आवश्यकता होनी चाहिए, कुछ अलग से कर्मचारी होने चाहिए, कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए भी मैनेजमेंट करना होगा। तो इन सबों के लिए सफल संचालन के लिए एक मानवीय संसाधन का प्रयोग बहुत ही आवश्यक होता है हमारे मानवीय संसाधन में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मानवीय संसाधन के प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि मानवीय संसाधन के प्रबंधन से कार्य का योग्यतानुसार विभाजन संभव हो पाता है। जाहिर सी बात है, हम किसी चीज़ की अगर प्लानिंग करें, सब कुछ प्लान पे ही डिपेंड है। अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, अब उसी हिसाब से हम कार्य का वितरण भी कर देंगे कि ये टीचर इस चीज़ में क्या ज़्यादा दक्ष है तो इसको ये कार्य दिया जाएगा। जैसे मान लो पीटी का टीचर हमें अवेलेबल कराना हो, योग का कराना हो, तो हम एक देखेंगे ना, तो हमारा जो मैनेजमेंट होगा ये तो देखेगा ना कि हाँ ये जो बंदा है, ये जो टीचर है, ये इस चीज़ में दक्ष है कि नहीं। अगर उस चीज़ में वो निपुण होगा तभी उसे उसका कार्यभार दिया जाएगा। नेक्स्ट है मानवीय संसाधन के प्रबंधन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता का बोध होता है। जाहिर सी बात है, जब हम प्लानिंग करेंगे, जब हम किसी का असेसमेंट करेंगे, उससे हमें उसके बारे में पता हो जाएगा कि वो किस कार्य करने में उसकी क्या क्षमता है। फिर नेक्स्ट है कि मानवीय संसाधन के प्रबंधन के द्वारा ही शिक्षा, विद्यालय तथा समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में संभव हो सकती है। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना जाता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज़, एक छोटी सी चीज़, हम लोग लास्ट वीडियो में भी ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग का वो चीज़ तो होगी, लेकिन जिस प्रकार से होनी चाहिए, जितना उसमें अच्छी से चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। काम तो आपका पूरा होगा ही होगा, लेकिन लेट भी होगा, टाइम पे भी हो जाएगा, लेकिन जो उसमें फिनिशिंग जो अच्छी होनी चाहिए वो चीज़ कभी वो कुशल नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट है कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना गया है। मानवीय संसाधन के प्रबंधन में से मानवीय संसाधन का सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट कि मानवीय संसाधन के प्रबंधन से व्यक्तियों में मतभेद की संभावना कम हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक को उनकी योग्यता अनुसार कार्य प्रदान किया जाता है। अगर हम मान लो किसी बगैर प्लानिंग का हम कुछ कर रहे हैं, किसी का बिना असेसमेंट के ही हम बस बता दें कि इतने काम करने, तो उसमें क्या होगा, तो फिर होड़ मची रहेगी। क्योंकि जो काम थोड़ा जैसे होता है ना सुगम वाला होगा, वो सब उसी को करना चाहेगा, और थोड़ा सा जिसमें टाइम लगेगा जिस काम को करने में, उसके लिए वो लोग पीछे भागेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हम मानवीय संसाधन के प्रबंधन में अगर जैसे डिफरेंसेस ला दें, जिससे होगा कि आपको काम बांट दिया जाए कि आप इस काम में दक्ष हो तो आप ये काम कर लो, आप इस काम में दक्ष हो तो आप ये कर लो, तो इससे ये करने से कभी भी मतभेद की संभावना नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है कि मानवीय संसाधन के प्रबंधन से विद्यालय में
सुधार होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। और इसमें क्या है, इस प्रकार से अगर हो जाएगा तो उसमें कंपटीशन आ जाता है चीज़ों को, कि मैं ये काम को कम समय में और अच्छी तरीके से कर दूँ तो मेरा क्या होगा, मेरा स्टाफ में नाम होगा, मेरा स्कूल में नाम होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि उसमें कंपटीशन वाली चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और वो उस काम को करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंग कौन कौन से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें तो प्रधानाध्यापक। एक मानवीय संसाधन में सबसे पहले होता है प्रधानाध्यापक। फिर सेकंड पे बात करते हैं वो होता है अध्यापक। थर्ड थिंग्स होता है छात्र। फिर छात्र के बाद आते हैं समुदाय। समुदाय में वही ग्राम शिक्षा समिति जैसे डाइट वगैरह जो भी है, तो इस प्रकार से है। शिक्षा अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ, इतने ये क्या है, संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंग है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि मानवीय संसाधन के रूप में प्रधानाध्यापक के क्या कार्य होते हैं। विद्यालय शैक्षिक प्रक्रिया की एक आधारभूत इकाई है और प्रधानाध्यापक उसका केंद्र बिंदु है। विद्यालय की समस्त क्रियाएं और विद्यालय का समस्त जीवन उसी पर मुख्य रूप से आधारित होता है, क्योंकि हेड हमारे स्कूल का सबसे प्रिंसिपल ही होता है। फिर विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में प्रधानाध्यापक का व्यक्तित्व एक अच्छे प्रबंधन के लिए उत्तरदायित्व होता है। प्रधानाध्यापक के मार्गदर्शन में ही विद्यालय की समस्त शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया संपन्न होती है और प्रधानाध्यापक अपनी संतुलित और अनुभवी दृष्टि, व्यक्तित्व की विशिष्टता एवं अपनी योग्यता और कर्मठता से अपने स्कूल के शिक्षकों का नेतृत्व कर विद्यालय को निर्धारित लक्ष्य तथा लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल होता है। इसमें है कि जो शिक्षक का व्यक्तित्व होना चाहिए वो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होना चाहिए और उसमें नेतृत्व लीडरशिप की भी चीज़ें होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह से कोई भी काम हो वो एक लीडर की तरह से उसका नेतृत्व कर सके और सभी स्टाफ को, सभी स्कूल से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनको एक साथ लेकर किसी भी काम को करवा सके। प्रधानाध्यापक स्वरमंडल की एक ऐसी अद्भुत शक्ति के समान है जिसके चारों ओर समस्त अध्यापक ग्रहों की भांति कार्यरत रहते हुए अपने कार्य को पूरा करते हैं। अच्छे विद्यालय प्रबंधन की दृष्टि से प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। सबसे पहले कि प्रधानाध्यापक की बहुआयामी भूमिका। इसमें क्या, प्रधानाध्यापक को हर एक रोल में होना चाहिए। बहुआयामी मीन्स कि जैसे कि अगर मान लो उसे अगर किसी स्टाफ मेंबर की बात करें तो उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि वो तटस्थ हो किसी भी चीज़ को लेकर, और उसमें किसी को समझने की सलाहियत होनी चाहिए। वो किसी भी काम को अगर कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या होना चाहिए कि जितना भी अगर उसका जो कार्य वगैरह है, ठीक है, उसमें उसकी जो लीडरशिप वाली जो भावना होनी चाहिए वो दिखनी चाहिए और किस प्रकार से वो अपने पूरे प्रबंधन को, अपने पूरे स्कूल को लेकर चल रहा है, ये भी चीज़ इसमें होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सुगमकर्ता, कि वो हर एक तरह से फैसिलिटेटर का काम करना चाहिए कि जैसे कोई भी स्टाफ में किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो क्या करे, जाकर उससे कंसल्ट करे प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल उस चीज़ों को समझाए कि हाँ आप ऐसे कर सकते हो। मतलब सॉल्यूशन हमेशा ऑल टाइम उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो तत्पर होना चाहिए कि कोई भी रेडीनेस होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए स्टाफ की या स्कूल की तो वो उसको अपना सुगम तरीके से उसको कर सके। फिर नेक्स्ट है कुशल प्रेरणादायक, कि उसके अंदर ये भी चीज़ होनी चाहिए कि आप मान लो कोई स्टाफ है ये चीज़ नहीं कर सकता है, ठीक है, कुछ काम ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है स्कूल की अगर बात की जाए तो इसमें होना चाहिए कि आप उसके अंदर वही एक्स्ट्रोनट वाली बात कि आप ये चीज़ कर सकते हो, कर लोगे, ठीक है। बस होता है ना एक तरह से स्कैफोल्डिंग वाली चीज़ें, वो जो टीचर होगा, जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल का जो एरिया होना चाहिए वो स्कैफोल्डिंग वाला होना चाहिए कि वो बस बताए कि हाँ आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जिससे कि उसे लगे कि उसके अंदर क्या, स्टाफ को भी लगेगा कि हाँ जो प्रिंसिपल हमारा है वो हमारे लिए, हमारे हित के लिए और हमको अच्छा करने के लिए हमेशा क्या करना, प्रेरित कर रहा है। फिर नेक्स्ट है नेतृत्व क्षमता, ये हम लोग लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। फिर मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता, कि कोई भी चीज़ को
मानव के संबंध से जोड़ कर ही चीज़ करे, ना कि ऊपर ऊपर से बस ऑफिशियल करे, ऑन द पेपर ये सब करता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जितना भी कार्य है, जो भी है, वो मानवीय संबंध स्थापित करने की उसके में क्षमता होनी चाहिए। फिर एक कुशल प्रशासक एवं समय प्रबंधक, वो क्योंकि जो प्रशासन है, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के बाद जिसका रोल होता है स्कूल को चलाने के लिए, वो प्रिंसिपल का ही होता है। तो उसके अंदर वो कुशल प्रशासक की भावना, जो उसके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मानवीय संसाधन में दूसरा है, वो एक शिक्षक होता है। तो शिक्षक के भी कुछ रोल होने चाहिए प्रिंसिपल के बाद। तो वो क्या रोल है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। विद्यालय के मानवीय संसाधनों में शिक्षक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। विद्यालय की छवि सुधारने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक शब्द आपको पता है शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। जाहिर सी बात है, कोई भी शिक्षक वो 100% चीज़ें नहीं, तो क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी जो शिक्षक होता है वो क्लासरूम में भी बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। ये नहीं कि बस वो क्या मतलब ज्ञाता ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी वो बच्चों से भी कुछ चीज़ों को सीखता है और उसको एसिमिलेट करता है। एक शिक्षक स्वयं भी सीखता रहता है और छात्रों को भी सिखाता रहता है। शिक्षक को एक दार्शनिक की भी संज्ञा दी जाती है। शिक्षक को प्रबंधक भी माना जाता है। एक शिक्षक का यह उत्तरदायित्व व कर्तव्य है कि उसे अध्ययनशील तथा तत्कालीन समय का भी बोध होना चाहिए। ये नहीं कि बस जो बुक में है बस वही चीज़ होना चाहिए। और आज के परिवेश में तो बिल्कुल भी नहीं कि बस जितना भी किताबी ज्ञान है जो लिख दिया गया उसी के बारे में बताया। आज का जो परिवेश चल रहा है, इसमें जो शिक्षक को हमेशा रेडीनेस होना चाहिए, हमेशा तत्पर होना चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा सीखनी चाहिए। और जाकर क्लासरूम में कि हाँ समय, जैसे मान लो तत्कालीन समय का बोध, कि अभी क्या चल रहा है हमारे, मतलब वो कोई भी पॉलिटिकल चीज़ें हो, ठीक है, कुछ सामाजिक चीज़ें हो, सामाजिक कार्यकर्ताओं वाली जो बात आती है कि अभी हमारे यहाँ मान लो सैटेलाइट वाली ये चीज़ें कि अभी ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। तो कहने का मतलब कि समसामयिक जो ज्ञान है वो भी उसका होना चाहिए, समसामयिक ज्ञान का भी बोध होना चाहिए, ताकि वह छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। कक्षा शिक्षक की भूमिका का निर्वाह समुचित ढंग से कर सकता है। एक शिक्षक को शिक्षण का भी सही ढंग से बोध होना चाहिए। जाहिर सी बात है, पढ़ाने को तो सब पढ़ा सकता है। कहने का मतलब ये कि पढ़ाने को तो सब पढ़ा सकता है ना, बट आप जैसे कि अभी आपका जो स्टेज है, बीटीसी कर रहे हो, क्या आप अभी यहाँ पे ज्ञान लेने आए हो? नहीं, आप एक स्किल, अपने स्किल को डेवलप करने आए हो, ना कि जितना आपको पढ़ना था आपने ग्रेजुएशन में पढ़ चुका। ग्रेजुएशन बहुत लोग पीजी भी कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको जितना भी किताबी ज्ञान लेना था वो चीज़ आप लोग ले चुके हो। लेकिन अभी जो आपका बीटीसी हुआ, जैसे बीएड हुआ, तो बीएड और बीटीसी क्यों मारा? क्योंकि इसमें क्या होता है, वो जो बीएड और बीटीसी होते हैं वो उनका जो स्किल वो डेवलप हो चुका होता है। बस क्लासरूम में आप लोग आते हैं, आप लोग ज्ञान लेने नहीं आते हो, बस आते हो अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए। तो यही चीज़ है कि एक शिक्षक को शिक्षण का भी सही ढंग से होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो एक बीएड बीटीसी नहीं किया होगा उसे क्या पता होगा कि हमारा एनसीईआरटी क्या है, हमारा एनईपी क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या सुधार हुए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं, जो एक नॉर्मल टीचर होगा उसे नहीं पता। लेकिन एक जो ट्रेन टीचर होता है, जैसे कि बीटीसी और बीएड का, तो उसे समुचित चीज़ों का ढंग होगा कि हाँ क्या हमें किस टाइम में किस टीचिंग एड का यूज़ करना चाहिए। हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो फिर हमारी जो राइटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, विजिबल कितनी होनी चाहिए, हम जो बोल रहे हैं, हमारा जो वक्तव्य हम बोल रहे थे, क्या वो पिछले बेंच तक सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये सब चीज़ें वो वही कर सकता है जो एक ट्रेन टीचर हो, ना कि ऐसे ही कोई पढ़ाए। तो यही होता है कि कहीं भी आप जाते हो तो सबसे पहले देखा जाता है कि आप बीएड किए हो कि नहीं, बीटीसी किए हो कि नहीं। अगर क्योंकि बीएड बीटीसी किया है तो वो पहले से ही वो ट्रेंड है, वो उसकी जो जितनी भी स्किल्स थी वो सारी स्किल्स, सूक्ष्म शिक्षण हो या जो एक होता है माइक्रो टीचिंग, एक होता है मैक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग में क्या भेद है, वो उस चीज़ों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कब उसे किस प्रकार की शिक्षा देनी है। मान लो कोई बच्चा पिछड़ा है, नहीं समझ में उसे आ रहा है, तो कब उसे ये शिक्षा देनी चाहिए। तो यही सब होता है कि एक ट्रेन टीचर होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो शिक्षक की कुछ विद्यालय में भूमिका होती है कि शिक्षक विद्यालय संगठन का हृदय माना जाता है। जाहिर सी बात है, विद्यालय में पर्याप्त संख्या में विभिन्न विषयों एवं प्रवृत्तियों के दक्ष एवं सुयोग्य शिक्षक का होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता अध्यापक के व्यवहार, योग्यता एवं कार्य प्रणाली पर ही निर्भर करती है। वर्तमान समय में अध्यापक का विद्यालय में प्रमुख स्थान माना जाता है, जिसमें कोठारी कमीशन 1964 से 66
ने भी अध्यापकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी है। आशय यह है कि शिक्षक सामाजिक व्यक्ति से अधिक चरित्रवान, उदार, सहिष्णु, दयालु तथा मर्यादित होता है। जाहिर सी बात है, जब बच्चा घर से स्कूल आता है तो अपने माँ बाप के बाद जो उसका जो हक होता है वो एक टीचर होता है। सारी चीज़ों को टीचर, क्योंकि बच्चा कम से कम 3 से 4 घंटा स्कूल में आकर तो अपना समय बिता रहा है, तो उस टाइम किस प्रकार से बच्चों को हैंडल करना है, किस प्रकार से बच्चों को समझाना है, सिखाना है, वो एक दक्ष टीचर ही कर सकता है। इसीलिए कोठारी कमीशन ने भी अध्यापकों को राष्ट्र के निर्माता की संज्ञा दी है। शिक्षक के भी कुछ ऐसे, जैसे प्रिंसिपल के कुछ गुण होने चाहिए, उसी प्रकार से एक शिक्षक के भी अंदर ये सब सारे गुणों का होना आवश्यक है। पहला है कि एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को हल करने में तत्पर होता है। जाहिर सी बात है कि एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी वो होता है, एक तरह से बॉन्डिंग होती है कि हमें बच्चों को जाना है, वो उत्सुक रहता है कि मुझे क्लास में जाना है और आज मुझे इतना पढ़ाना है और कुछ उसके साथ साथ मुझे कुछ को करिकुलम एजुकेशन भी उन्हें देनी है। फिर तथा वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर, हाँ ये भी चीज़ है कि विद्यार्थियों के विकास में ये नहीं कि बस मरे हुए जाएं, अरे चलो होता है कि बोझ की तरह कि हमारी क्लास है तो क्लास है, बोझ की तरह जाओ, पढ़ा कर जो भी पढ़ा कर चले आओ, ऐसा नहीं। जो एक सफल अध्यापक हुआ था वो बच्चों के हिसाब से सोचता है कि बच्चों की क्या डिमांड है और बच्चों के विकास में रुचि भी लेता है कि हमारे पास जो भी है, जिस प्रकार से जो चीज़ होता है, ये चीज़ ना कि एक अध्यापक ये भी सोचना चाहिए कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली, मान लो मेरे स्कूल टाइम में नहीं मिली, वो चीज़ें हम अपने स्टूडेंट को दें, कल को क्या हो उन्हें ये ना लगे कि यार मुझे तो ये चीज़ें नहीं, मतलब मुझे ये चीज़ नहीं सीख पाया था, मैं ये चीज़ नहीं सीख पाया था, ये चीज़ होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली भी होना चाहिए, अर्थात वो आइडियल भी होना चाहिए छात्रों का, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। जाहिर सी बात है, अभी क्या है, आजकल का तो माहौल इतना ख़राब हो गया है कि जैसे होता है ना कि इस टीचर की कोई वैल्यू नहीं है। देखो बात साफ सीधी यही होती है कि टीचर की कोई वैल्यू नहीं है। होता है कि सबसे बड़ा होता है कि टीचरों में, स्टूडेंट में होड़ नहीं चाहिए। मान लो होता है कुछ स्टूडेंट होते हैं वो उन्हें कुछ ज़्यादा ही नॉलेज होता है, लेकिन अगर क्लास में कुछ पढ़ा रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो भले से वो नॉलेजेबल है, ठीक है, लेकिन क्या शांति से उस बात को सुने, ना कि बीच में टोका टिप्पणी करे कि अरे सर ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। तो यही चीज़ होनी चाहिए कि जो अध्यापक का व्यक्तित्व वो आइडियल होना चाहिए और मानना भी, इस जो स्टूडेंट है उन्हें मानना भी चाहिए, भले से वो जो टीचर है सेम एज का है, चाहे कुछ भी है, जिस प्रकार के उसकी छवि ऐसी है, उसकी छवि वैसी है, देखने में सुंदर नहीं, उससे कुछ भी नहीं, वो क्या टीच कर रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है, उससे उसका मतलब होना चाहिए छात्रों को। फिर है अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। हाँ जाहिर सी बात है, जब इसके अंदर वो स्फूर्ति होगी, शारीरिक और मानसिक जब उसका स्वस्थ होगा जिस प्रकार से, तभी वो क्लास में कुछ अच्छी चीज़ों को दे सकता है स्टूडेंट में। फिर नेक्स्ट, अध्यापक का समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। समाज के कार्यक्रमों में अध्यापक को समुचित सहयोग प्रदान करना चाहिए। वही फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज़ है कि क्या है हमारे इस टाइम हमारे सोशल में क्या डिमांड है, वो चीज़ होनी चाहिए, ना कि जो चीज़ है जैसे चलती आई है। मान लो कि पहले के जो टीचर थे जिस प्रकार से पढ़ाते थे, जैसे हम लोग अभी है, हम लोग जैसे पढ़ के आए हैं, क्या अभी हम अपने स्टूडेंट को ऐसे पढ़ा सकते हैं? नहीं, क्योंकि पहले का कुछ और था, डिमांड थी, और अब आज की जो सोशल डिमांड है वो अलग है। तो इस चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और अध्यापक को इसमें समुचित सहयोग प्रदान भी करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है, जिससे कि वह बालकों की भिन्नताओं तथा रुचियों, अभिरुचियों, प्रेरणाओं, योग्यताओं एवं क्षमताओं को समझकर उचित मार्गदर्शन करे। इसीलिए जब बीएड हो या बीटीसी में हो तो आप लोग साइकोलॉजी पढ़ते हो, बाल होता है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम बच्चों के सोचने पे, कि बच्चा कहाँ से सोचना स्टार्ट करता है, वहाँ तक हमको अप्रोच करना है एक टीचर को, और उसका व्यवहारिक, जाहिर सी बात है मनोविज्ञान का ही, जो मनोविज्ञान है वो एक अप्लाइड नॉलेज ही है, क्योंकि जो बच्चा क्या कर रहा है, किस प्रकार से उसके सोचने की सलाहियत, कितनी उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, वो सब चीज़ों का ज्ञान एक अध्यापक को होना ज़रूरी है, जिससे कि वो बालक, पता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि हमारे क्लास में इतने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों में ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों का पता लगाने के बाद उसे हम रिमेडियल टीचिंग दे सकें। तो यही चीज़ होना चाहिए कि विभिन्नताओं तथा रुचियों, अभिरुचियों, प्रेरणाओं, योग्यताओं एवं क्षमताओं को समझकर उचित मार्गदर्शन करें। अध्यापक अध्ययनशील भी होना चाहिए।
जाहिर सी बात है वो जो अध्यापक वो तत्पर होना चाहिए, वो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ों को सीखना ही चाहिए उसे। ये कुछ एक एक सबसे बड़ा गुण, सबसे प्रभावशाली गुण होता है कि टीचर को हमेशा अपने समाज में, समाज हुआ या जो कुछ कुछ नई नई एजुकेशन पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो उसमें क्या वो अध्ययनशील होना चाहिए, हमेशा उसको सीखना चाहिए। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इतना तो आपको पता ही है। तो शिक्षण के विषय एवं विधियों में नवीनतम परिवर्तनों से परिचित होते रहने की जिज्ञासा अध्यापक में बनी रहनी चाहिए। क्यूरियोसिटी हमेशा होनी चाहिए। देखो, एक टीचर है, उसको भी क्यूरसीर होना चाहिए, और छात्र तो ऑलरेडी होते ही हैं जिज्ञासु। तो यही चीज़ है कि अध्यापकों में हमेशा जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए कि कुछ ना कुछ नए चीज़ों को सीखने की कोशिश करते ही रहना चाहिए। ये नहीं कि बस मैं पढ़ लिया, बीएड कर लिया, मैं टीचर बन गया तो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होगी। नहीं, आपको ऑन द सोशल डिमांड आपको हमेशा रेडीनेस, तत्पर होना चाहिए। फिर अध्यापक को अपने व्यवसाय के प्रति हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना बहुत से प्राइवेट टीचरों की, जैसे बात करो हम लोग, अरे यार चलो प्राइवेट में तो टीचर है, इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि या हम ही मान लें, हम अपने को मान लें, अरे चलो कोई नहीं, बस क्या मुझे मिलता है, ये प्राइवेट है, प्राइवेट टीचर की तरह जाओ, पढ़ाओ, बुक खोलो, पढ़ा कर चले आओ। तो ये चीज़ अपने कर्तव्य, कोई भी काम हो, अपने कर्तव्य को, अपने जो व्यवसाय, उसे कभी भी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, और उसे अपने व्यवसाय में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। चाहे वो एक प्राइवेट में ही पढ़ा रहा है, लेकिन जो पढ़ा रहा है, जाहिर सी बात है प्राइवेट में भी पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट है, सीखने ही वाले हैं। कि अलग से तो बच्चे होते नहीं है ना, कि जो गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ अलग से कहीं से बच्चे आएंगे, उनको हम टीच करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जो भी है, जो भी व्यवसाय आप कर रहे हो, उसको कभी भी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। अध्यापक में सहनशीलता एवं सामयिक स्थिरता भी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है पेशेंस होना सबसे ज़्यादा। आप छोटे क्लास, आपको पता है 1 to 5th है, लड़कियों का तो मानते हैं कि हाँ वो एक सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, बट सबसे यहाँ पे बात आती है मेल टीचर की। मेल टीचर में क्या होता है, वो एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, एग्रेसिव। और यही चीज़ होना चाहिए, जो टीचर है, टीचर में कभी भी एग्रेशन नहीं आना चाहिए। और वही, जितना आप पेशेंस, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उछल कूद मचाएंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको अपना गुस्सा को कंट्रोल भी करना, गुस्सा आपको ही आएगी और आपको गुस्सा अपना कंट्रोल भी करना चाहिए। लड़कियों की जगह लड़की, इसीलिए जो फ्रॉबेल ने है, फ्रॉबेल हुए, मॉन्टेसरी हुए, ये सब क्या है, इन्होंने कहा कि जो 1 to 5 प्राइमरी स्कूल में जो बताया गया कि फीमेल टीचर को ही रखना चाहिए, क्योंकि फीमेल टीचर होती है वो एक माँ की तरह होती हैं, और उस तरह से वो बच्चों को ट्रीट करती हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे जितने भी टेनी टॉट्स वगैरह जो भी स्कूल होते हैं, ऐसे प्ले स्कूल, उसमें क्या कभी भी कोई मेल टीचर नहीं होता। हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मेल टीचर होता है, जो प्रबंधन होता है, जो मैनेजमेंट करता है वो मेल टीचर होता है, बट जो टीचर होता है, जो पढ़ाता है, बच्चों को जो सिखाता है, वो मेल टीचर नहीं होता है। उसका मतलब यही कि जो मेल टीचर होते हैं वो अपने अग्रेशन में काबू नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक शिक्षण विधियों, बाल मनोविज्ञान एवं समस्या समाधान में दक्ष हो सकता है, अतः अध्यापक को प्रशिक्षित होना चाहिए, जो कि अभी आप लोग कर रहे हो। सारी विधियाँ, कब हमें रिमेडियल टीचिंग करना है, कब हमें बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला चीज़ करवानी है, कब बच्चों को जीडी करवानी है, ये सब चीज़ें कौन सकता है, जब आपको शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा तभी आप करा सकते हो। फिर नेक्स्ट, अध्यापक की रुचियाँ विविध होनी चाहिए, विशेषकर वही पाठ्यक्रमी क्रियाएं, को करिकुलम एजुकेशन, जैसे खेल कूद में अध्यापक को अपना उचित योगदान भी प्रदान करना चाहिए। अध्यापक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक होना चाहिए, वो कोई भी चीज़ करे वो प्रैक्टिकली कराए, ना कि बस बताए कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि ऐसे वैसे करने में ही बस बच्चा क्या वो कल्पनाशील में हो जाएगा, वो बस ग्रसित हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कुछ भी लिखोगे ब्लैक बोर्ड पे, वही सारी चीज़ें उसके अंदर बस घूमेगी। ब्लैक बोर्ड पे आप जो लिख रहे हो बस उसके अंदर घूमेगी, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या, वो कल्पनाशील है गया वो चीज़ों को। इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली आप सिखाओ। अध्यापक में कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मकता होनी चाहिए। वही जो आप क्राफ्ट वगैरह देते हो, वो क्या, वो क्रिएटिविटीज़ को ही डेवलप कराते हो ना बच्चों को, यही चीज़ है। अध्यापक को बदले हुए परिवेश के साथ समायोजन की क्षमता से भी युक्त होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब टीचर को अपने परिवेश के साथ समायोजन तो हर हाल में, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट टीचर में क्या होता है, जैसे कि KVS NVS की बात करें, उसमें क्या होता है, हर 3 साल के बाद आपको स्टेशन चेंज कराते हैं लोग। मतलब होता है, मीन्स ये कहने का मेरा मतलब कि वो क्या करते हैं कि हमेशा हर 3 साल के बाद वो ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र क्यों कराते हैं, ट्रांसफ़र जैसे अब मान लो कि एक टीचर है, एक ही जगह पढ़ाता है ना, तो वो वहाँ उस परिवेश से यूज टू हो जाता है, और बस उसमें क्या होता है, वो आराम
होता ना फैशन, उसको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि हमें मुझे ऐसे करना वैसे करना, तो एक टाइम को सब सीख जाता है, फिर उसके बाद वही क्रिया को रिपीट करता है। लेकिन जब उसका 3 साल के बाद उसका जब ट्रांसफ़र होता है किसी और रीजन में होता है, मान लो कहीं अभी आप ईस्ट में हो, चले गए नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे क्या, अब वहाँ से वहाँ में जाने में आपको डिफरेंस आ गया, फिर सारी चीज़ों को आपको नए से सीखना होगा। तो ये क्या है, ये आपको बस सीखने के लिए ही और अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए ये ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यही चीज़ है कि जो बदले हुए परिवेश है, परिवेश के साथ समायोजन करना चाहिए और समायोजन की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। इतना मानना चाहिए कि मुझे कहीं और भी जाना होगा तो मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ विथ मतलब होता है ना फिनिशिंग। फिर अध्यापक को सत्यवादी, सहिष्णु तथा ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि इन गुणों से युक्त अध्यापक छात्रों को बहुत प्रिय होते हैं। आजकल तो जो परिवेश चल रहा है, बड़े खास करके बड़े छोटे बच्चों को पढ़ाने में होता है कि वो बच्चा क्या होता है, वो टीचरों की बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा इज्जत भी करता है। लेकिन बड़े बड़े अगर जैसे कि अगर हम आप ही लोग की बात करें, मैं कहीं और एग्जांपल नहीं लूँगी, मैं आप ही लोग की क्लास की अगर एग्जांपल लूँ, तो इसमें क्या है, बहुत से ऐसे हैं जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और समझते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, वो टीचर को टीचर मानते ही नहीं है। खास करके अगर मेरी बात की जाए, 1-2 दिन क्लास लेने में ही वो पता चल जाता है कि हाँ, वो बच्चा कहाँ से कहाँ सोच रहा है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो टीचरों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े टीचर के बड़े स्टूडेंट की बात करें तो वो तो कुछ भी नहीं समझता। साथ में अगर मान लो बहुत सी ऐसी चीज़ें, अगर मैं नॉर्मली अगर एग्जांपल ले, जैसे मुझे ऑटो से हम लोग को जाना होता है, तो होड़ मतलब धक्का देकर, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे धक्का देकर ऑटो में बैठ जाती हैं। तो ये सब चीज़ क्या होती है, ये सब चीज़ें होता है कि आपको अपने माहौल अपने परिवेश के हिसाब से, लेकिन हमने कभी नहीं ये सब किया था। होता ये भी बहुत लोग कहते हैं कि तुम आप भी इस तरह से की हो तो आपको भी ऐसे ही स्टूडेंट मिलेंगे, लेकिन हमने तो नहीं कभी किया था ना इस तरह पर कि अपने टीचर को धक्का देना, अपने टीचर को के प्रति कोई सम्मान नहीं। लेकिन क्या वो चीज़ आज का जो परिवेश है, माहौल है, उसमें बस होते हैं सुपीरियरिटी, अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझने वाले, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ भूमिकाओं की शिक्षक की। तो वही शिक्षक है, प्रबंधक तथा प्रशासक है। शिक्षक एक विशेषज्ञ है। जाहिर सी बात है, जो एक टीचर है वो, मान लो हम साइको के हैं तो हम साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो हमको क्या, हमें साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान होगा। शिक्षक एक निर्देशक भी होता है। जाहिर सी बात है, हम जब समय समय पे हम अपने स्टूडेंट को गाइडेंस भी करते हैं कि आप ऐसे करो तो आपके लिए ये चीज़ लाभदायक होगा। फिर नेक्स्ट है छात्रों का हितैषी मित्र जैसा आचरण। हमेशा जो इस शिक्षक है, शिक्षक को एक इको ना फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। फिर छात्रों के लिए एक आदर्श, ऐसा काम करो, ऐसा काम होना करना चाहिए, ऐसे दक्ष होना चाहिए अपने कामों में कि जो छात्रों के लिए वो एक आदर्श के रूप में, एक आइडियल के रूप में हो। छात्रों को नेतृत्व प्रदान करना। कभी कभी अगर काम आ जाए, ऐसे कुछ मान लो कोई काम आ गया, जैसे 5 सितंबर आ गया या कभी कुछ ऐसे आ गया, तो इसमें क्या हो, आप एक नेतृत्व भी प्रदान करना चाहिए। और शिक्षक एक कुशल शोधकर्ता के रूप में भी होना चाहिए। तो ये थे कुछ शिक्षक की भूमिकाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मानव संसाधनों के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू क्लास।